हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके सेट 27। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आयोजित समुद्र सेतु ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो समुद्र सेतु ऑपरेशन है इसका संबंध है कोविड-19 महामारी से। अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए, पहला ऑप्शन है मालदीव राजनीतिक संकट के कारण मालदीव से भारतीय नागरिकों को निकालना। तो देखिए, ये कथन तो गलत है। पड़ोसी देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन का परिवहन करना। देखिए, जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन है ये एक प्रकार की दवाई है और इसका कोविड-19 के इलाज में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है और ये वर्तमान में न्यूज़ में भी काफ़ी फेमस रही है। और इसका जो एक्सपोर्ट है ये भारत के द्वारा अमेरिका और अनेक देशों में काफ़ी मात्रा में किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कोविड-19 महामारी युक्त भारत महासागर के द्वीप देशों को चिकित्सा उपकरण प्रदान करवाएगा। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के चिकित्सा उपकरणों को प्रदान करने के बारे में नहीं बताया गया, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है कोविड-19 के प्रकोप के कारण भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाना। देखिए, ये कथन बिल्कुल सही है। इस समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत कोविड-19 के प्रकोप के कारण जो भी कंट्रीज हैं वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोविड-19 के प्रकोप के कारण भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाना। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? देखिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है ये स्थित है कर्नाटक में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। 2020 में मई में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम पहले बात करें एनटीपीसी के बारे में तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की गई है 1975 को और ये इंडस्ट्री संबंधित है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये हैं गुरदीप सिंह और ये एक प्रकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसके नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो ध्यान रखिएगा, हाल ही मई 2020 में रमेश बाबू को इनके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इनको छत्तीसगढ़ की जो कोरबा और सीपत है यहाँ पर जो एनटीपीसी की इकाई को संचालित किया जा रहा है उसके ये समूह के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही पूरी की पूरी एनटीपीसी समूह है इसके भी डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, रमेश बाबू। सुनील छेत्री का संबंध कौन से खेल से है? सुनील छेत्री जो कि प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, तो देखिए ये इनका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और इनके बारे में विशेष बात आती है, अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और इनका एक निक नेम भी है। ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है कैप्टन फैंटास्टिक। और 2011 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हाल ही 2019 में इनको पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। हाल ही में 3 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? देखिए, हाल ही 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 2020 की इसकी थीम रही है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। और देखिए, अगर हम इस दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी पहली बार जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी 1993 में और इसको पहली बार यूनेस्को की सिफारिश पर महासभा यानी कि जो यूएन की महासभा एक एजेंसी है उसके द्वारा इसको मनाया गया था। और अगर हम इसके इंडेक्स के बारे में बात करें तो हाल ही 2020 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अंतर्गत कुल 180 देशों में से भारत की रैंकिंग आई है 142, यानी कि भारत में जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता है उसमें भारत की रैंकिंग आती है 142। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और इसी से ध्यान रखिएगा, ये जो दिवस है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे बताइए कि हाल ही 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमेलित करें। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, आपको इनको सही मिलान करना है।
ओणम की बात करें तो देखिए ओणम है ये प्रसिद्ध है केरल का एक नृत्य। कच्चीपुड़ी प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश का। पोंगल है ये है तमिलनाडु का। और जो गुड़ी पड़वा है ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। तो देखिए यहाँ पर जो क्रम है वो होना चाहिए 4 3 2 1। तो ये है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जितने भी फेमस नृत्य हैं आप उनके बारे में भी ध्यान रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार तो एक नृत्य के बारे में पूछा जाता है या फिर उनको सुमेलित करके भी पूछ लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन सी। डिजिटल कैमरा का आविष्कार किसने किया? देखिए डिजिटल कैमरा इसका आविष्कार करने के लिए जाना जाता है स्वीडन सेशन को। बात करें अगर अलेक्जेंडर पाक्स के बारे में तो देखिए इन्होंने सेलुलॉइड की खोज की थी। और जो एलेजांड्रो वोल्टा है इनको बैटरी के आविष्कार के लिए जाना जाता है। और जो विक्टर हेस हैं इन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है जो डिजिटल कैमरा है इसके आविष्कारक के बारे में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन सेशन। भारत का राष्ट्रपति किनकी सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। और बात करें लोकसभा की तो ये भारतीय केंद्रीय विधानमंडल संसद का निम्न सदन और अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। और अगर हम बात करें कि जब भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है तो वो किन की सलाह पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ही ये लिखित रूप में देती हैं कि लोकसभा को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा। कुशोक बकुला रिम्पोंचे हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देखिए जो कुशोक बकुले रिम्पोंचे है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध लामा है और इन्हीं के नाम पर ये हवाई अड्डा बनाया गया है जो कि स्थित है लद्दाख में। लद्दाख जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज में ये सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो लद्दाख है इसकी राजधानी है लेह। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर हम अदर्स ऑप्शन के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो ध्यान में रखिएगा नागालैंड का एक प्रसिद्ध है दीमापुर हवाई अड्डा। और त्रिपुरा का भी एक फेमस आता है महाराज विक्रम वीर हवाई अड्डा। और जो मिजोरम है इसका भी एक आता है लेंगपुई हवाई अड्डा। तो ये आप इन हवाई अड्डों के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का जो नाम है ये गोगोल शब्द से लिया गया है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम गूगल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो गूगल है ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी जो स्थापना है ये 1998 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसका CEO है वो है सुंदर पिचाई। साथ ही इसके जो हेडक्वार्टर हैं ये है कैलिफोर्निया USA में। और इसके जो फाउंडर थे उनमें नाम आता है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का। और ध्यान रखिएगा जो गूगल का लोगो है इसमें कुल 4 रंग आते हैं। आप 3 को तो ध्यान रखिएगा BGR जो कि प्राथमिक रंग होते हैं यानी कि ब्लू ग्रीन और रेड, और एक हो जाएगा येलो। तो ये आप ध्यान रखिएगा गूगल के लोगों में टोटल 4 रंग होते हैं। और देखिए अगर हम बात करें कि जो गूगल है इसका शब्द का जो गूगल शब्द से लिया गया है इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है एक के बाद में टोटल 100 शून्य का होना। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1 लिखो उसके बाद में 100 बार 0 लिखो। तो इस प्रकार से ये जो मान आएगा उसका मतलब होगा गोगोल। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 10 की पावर हम बोल सकते हैं 100, ये इसका शॉर्ट मीनिंग हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये जो पुस्तक है ये भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं कपिल देव, इनके द्वारा लिखी गई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और बात करें अगर हम कपिल देव की तो इन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। और आप मुझे ये बताइए कि जो भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था इसकी समयावधि क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अमृता प्रीतम की बात करें तो इनकी 2 फेमस बुक्स आती हैं, एक तो है पिंजर और दूसरी आती है ब्लैक रोज। नीरज चंद्र चौधरी यानी कि जो NC चौधरी हैं इनकी भी एक फेमस बुक है जो कि है एक पैसेज टू इंग्लैंड, और ये एक इंग्लिश राइटर हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और EM फोस्टर हैं, इनकी भी एक फेमस है जो कि बुक है ए पैसेज टू इंडिया। देखिए ध्यान रखिएगा नीरज चंद्र चौधरी की बुक तो है ए पैसेज टू इंग्लैंड,
लेकिन E.M. फोस्टर की बुक है ए पैसेज टू इंडिया। दोनों ही बुक्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपिल देव। उस पहली मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत में विकसित किया गया है, यानी कि भारत में विकसित की जाने वाली पहली मिसाइल कौन सी है, यहाँ पर हमें ये बताना है। ऑप्शन में है आपके पास आकाश, अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल। अगर हम इन सभी जो यहाँ पर मिसाइलें दी गई हैं इनके बारे में बात करें तो देखिए, जो आकाश है ये है एक सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि है ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और जो पृथ्वी है ये एक प्रकार की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और साथ ही जो भारत ने पहली डेवलप की है मिसाइल, इसका नाम भी पृथ्वी का ही आता है। और जो त्रिशूल है ये एक प्रकार की सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। और जो पृथ्वी है ये एक प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी है, ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान के अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसका नाम है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है इसका मुख्यालय स्थित है अहमदाबाद में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम बात करें पुणे की तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, और देहरादून में ONGC और वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है, और बेंगलुरु में फेमस है इसरो का मुख्यालय है। और जो बेंगलुरु है इसको फूलों का बगीचा नामक शहर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नायलॉन के आविष्कार में कौन सा व्यक्तित्व संबंधित है। देखिए, नायलॉन जो कि एक प्रकार का रेशा है, इसका जो आविष्कार है ये किया गया था वॉलेस कैरोथर्स के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर हम बात करें लुई पाश्चर की तो देखिए, जो पाश्चर हैं इनको पाश्चरीकरण के लिए जाना जाता है, और जो क्रिश्चियन ह्यूगेंस हैं इन्होंने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत की 3 सेनाएं प्रमुख, एक है वायुसेना, एक है थल सेना और एक है जल सेना। और अगर हम इन तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो उसमें नाम आता है राष्ट्रपति का। और जो वायुसेना अकादमी है इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और अगर हम बात करें जल सेना की अकादमी तो जल सेना की जो अकादमी है ये आती है केरल में, और थल सेना की अकादमी आती है देहरादून में। आप तीनों ही सेनाओं की अकादमियों के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। और जो कोयम्बटूर है इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है कोयम्पुत्तूर। कैच लाइन योर पैलेस इन द स्काई कौन सी एयरवेज से संबंधित है। देखिए, जो एयरलाइन से संबंधित इनकी जो टैगलाइन होती है उसको कैच लाइन भी बोला जाता है। तो जो ये टैगलाइन है योर पैलेस इन द स्काई, ये टैगलाइन संबंधित है एयर इंडिया से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगर हम एयर इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की फ्लैग कैरियर एयरलाइन है भारत की, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसके सीईओ की तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं प्रदीप सिंह खरोला, और जो इसकी ऑन्ड है लिमिटेड वो आती है एयर इंडिया लिमिटेड, और ये एक प्रकार की गवर्नमेंट ऑन्ड इंटरप्राइजेज है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एयर इंडिया। और अगर हम बात करें जेट एयरवेज जो कि हाल ही में बंद कर दी गई है, इसकी भी एक टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा, द जॉय ऑफ फ्लाइंग। स्कोप का पूरा वास्तविक रूप क्या है। देखिए, आपने स्कोप और कोप इनके बारे में तो देखा होगा, जब भी कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उनके नाम के आगे इस प्रकार से कोप या स्कोप लिखा होता है। तो अगर हम पहले कोप की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और अगर हम बात करें फुल फॉर्म की स्कोप की तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि जो स्थायी उपक्रम है इनका एक स्थायी सम्मेलन कहलाता है स्कोप। यानी कि हम कोई भी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है इंटरप्राइजेस की, जो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उनकी, तो इनको स्कोप कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए, प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना 1900 में की गई थी, और 1901 में इसे देना शुरू किया गया था। और स्टार्टिंग में इसे केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से ये एक और क्षेत्र इसमें ऐड कर दिया गया था जो कि था इकोनॉमिक्स। और पहली बार जो इकोनॉमिक्स को अवार्ड दिया गया था ये था 1969 में, और जो इसको पहली बार पाने वाले थे उसमें नाम आता है रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्ग का। और अगर हम बात करें कि ये जो अवार्ड है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड, इसको किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसकी स्थापना की गई थी स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा। और जो नोबेल पुरस्कार है
ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट में एक प्रसिद्ध घटक नाइट्रोग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, स्वीडन का केंद्रीय बैंक। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा यानी कि द बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। परमाणु भट्टी में कूलेंट के रूप में भारी पानी का उपयोग किया जाता है। भारी पानी क्या है? देखिए, हमने हैवी वाटर के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसको भारी पानी कहा जाता है, जो कि है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। जो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है यानी कि जो हैवी वाटर है, इसका यूज़ किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में एक कूलेंट के रूप में, यानी कि मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें जो भी न्यूट्रॉनों की गति है, जब भी परमाणु भट्टी में कोई भी नाभिकीय रिएक्शंस करवाई जाती हैं, तो इसके लिए उसमें जो न्यूट्रॉनों की गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी प्रकार के कूलेंट का यूज़ किया जाता है। और इसी में से एक प्रकार है D2O का, इसका यूज़ भी किया जाता है। और ये जो D2O है, ये एक प्रकार के हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप होते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र है 1H2, इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी कि समस्थानिकों की बात की गई है, तो ये आते हैं टोटल 3, जिसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा आता है ट्रिटियम। जिसमें से जो ड्यूटेरियम है, इसका यूज़ किया जाता है हैवी वाटर को बनाने में और इसका यूज़ कूलेंट के रूप में किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप युक्त पानी। अंटार्कटिका में भारत के द्वारा बनाए गए अनुसंधान स्टेशनों का नाम बताएं। देखिए, ये एक प्रकार के पोलर स्टेशन की बात की जा रही है। यहाँ मान लीजिए इस प्रकार से हमारी अर्थ है, यहाँ पर 2 स्टेशन आते हैं, एक तो आता है यहाँ पर नॉर्थ और दूसरा आता है साउथ पोल। और अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है अंटार्कटिका, तो ये आएगा साउथ पोल में। और यहाँ पर भारत के द्वारा 3 स्टेशन खोले गए हैं, जिनका नाम आता है गंगोत्री, मैत्री और भारती। और जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक स्थापित किया गया है हिमाद्री। और अगर हम बात करें इनके ईयर्स के बारे में कि इनको कब कब स्टार्टिंग की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, जो गंगोत्री है इसको स्टार्ट किया गया था 1983 में, और जो मैत्री है इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1989 में, और जो भारती है ये सबसे लेटेस्ट है, इसको स्थापित किया गया था 2012 में। तो इनके बारे में ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री, मैत्री और भारती। लेकिन जो हिमाद्री है ये नॉर्थ पोल में आ जाएगा, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था? इंटरप्लेनेटरी यानी कि उपग्रह पर भेजा गया एक मिशन था। देखिए, 5 नवंबर 2013 को एक मिशन भेजा गया था भारत के द्वारा, मोम यानी कि मास ऑर्बिट मिशन, जिसको मंगलयान मिशन कहा जाता है, ये भेजा गया था और ये भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। लेकिन जो देखिए चंद्रयान मिशन है, जो कि 2008 में भेजा गया था, ये एक प्रकार का ऑर्बिट मिशन था। और अगर हम बात करें मंगलयान मिशन के बारे में, तो देखिए 2013 में तो इसको भेजा गया था, लेकिन ये पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को इसने अपना काम शुरू किया था। यानी कि ये मंगल ग्रह की कक्षा में चक्र लगाने लगा था। और इसके यान के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, इसका यान आता है PSLV C-25। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मंगलयान। और ध्यान रखिएगा, जो मंगलयान है इससे एक प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व जुड़ा है, ये आता है राधा कृष्णन का। शक्ति यानी कि जो पावर है, इसकी इकाई क्या है? तो देखिए, अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊर्जा है इसको जूल में मापा जाता है, और जो कार्य है इसको भी जूल में मापा जाता है। एम्पियर है, इसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट के द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। लेकिन जो वॉट है, इसके द्वारा शक्ति यानी कि जो लाइट है, इसका मापन किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और अगर हम शक्ति की बात करें कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो वर्क अपॉन टाइम के द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। रसोई गैस के सिलेंडरों में उपयोग की जाने वाली गैस किन किन गैसों का मिश्रण है? देखिए, रसोई गैस यानी कि जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें BP याद रख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों गैसों का यूज़ किया जाता है। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन व प्रोपेन। और अगर हम मीथेन गैस के बारे में बात करें तो देखिए, इसको मार्श गैस या फिर दलदली गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब हम सांस लेते हैं तो हम इसको छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन है इसको हम ग्रहण करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखिए CO है, तो इसको जब भी कोई व्हीकल्स होते हैं तो उसके धुएं से सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है।
आगरा का किला किसने बनवाया था? देखिए, जो आगरा का किला है और अकबर का किला, जहांगीर का महल, इन सब इमारतों का निर्माण करवाया था अकबर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और जो अकबर हैं ये मुगल काल के एक वंशज हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने एक फतेहपुर सीकरी नामक जो शहर है ये भी बसाया था, जो कि आगरा में स्थित है। और जो फतेहपुर सीकरी है इसके जो डिज़ाइनर थे उसका नाम आता है बहाउद्दीन का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि जो प्राकृतिक मोती होता है इसमें 80% से ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसको लिखा जाता है CaCO3 के द्वारा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी के द्वारा जो कोरल चट्टानें होती हैं, यानी कि जो मूंगा चट्टानें हैं, उनका निर्माण भी कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही किया जाता है। आज आपके लिए प्रश्न है जो कि करंट से रिलेटेड है। आपको बताना है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है आपके पास नीरज व्यास, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली या फिर सुधा शर्मा। आपको हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।